Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of July 2023. 27 जुलाई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक आई डिजर्व योर फॉरगिवनेस, बट प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट मेकिंग द वीडियोस फॉर द लास्ट 13 डेज. द रीज़न मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था, एंड आई टोल्ड यू द रीज़न इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. And very sorry for not making the videos, but I was caught up in such a situation that I was even if I wanted, I could not have made the videos. ठीक है ना? So very sorry for that. I'll be covering all the 13 days that have been missed, so don't worry. First of all, we'll start with today's analysis, and in the meantime जो बीच के 13 दिन है वो मैं कवर कर दूंगा, जैसे मैंने पहले भी किए हैं 4 दिन 5 दिन एक साथ. I will be covering this as well. एंड स्टार्ट करेंगे अगेन. आई एम वेरी सॉरी एंड विल स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस. पहले क्वेश्चन जिनके जवाब आपको देने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं एनी मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन विद द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स ऑफ द हाउस. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट. एंड तीसरा कह रहा है द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1973. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स है, कितने स्टेटमेंट्स हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस. ठीक है ना, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस. तो इसमें मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप लोग पॉज करके थोड़ा आंसर करने की कोशिश करिएगा. मैं आपको आंसर वैसे बता देता हूँ. द आंसर इज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लोकसभा में पास होता है और लोकसभा में 50 लोग का सपोर्ट चाहिए इन ऑर्डर टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब है कि रेजिग्नेशन ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट. ठीक है ना. एंड तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नहीं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के अगेंस्ट हुआ था 1963 में, ना कि 73 में. तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है. 2 स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है ना. दूसरे सवाल पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडस वाटर ट्रीटी. अब इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखते हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. दूसरा कह रहा है द ट्रीटी गेव वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स टू इंडिया एंड ईस्टर्न रिवर्स टू द पाकिस्तान. तीसरा कह रहा है द वेस्टर्न रिवर्स आर रावी, ब्यास, सतलज एंड द ईस्टर्न रिवर्स आर इंडस, झेलम एंड चेनाब. तो आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. अब कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है यहाँ पे. ठीक है ना. 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट या नन ऑफ द अबव. ठीक है. तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस अगेन इज 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. अगर आप पहला देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि भैया इंडिया पाकिस्तान की ट्रीटी और ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. बाकी दोनों गलत है. वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को मिली थी, ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को मिली थी. दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है. एंड तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स है ICJ यानी कि इंडस, झेलम एंड चेनाब, एंड जो ईस्टर्न रिवर्स है वह है रावी, ब्यास एंड सतलज. ठीक है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. प्रबंध पोर्टल अभी रिसेंटली न्यूज में था. प्रबंध पोर्टल आपको बताना है किस सेक्टर से रिलेटेड है. ऑप्शंस आर ए जुडिशरी, बी एजुकेशन, सी हेल्थ या डी एनर्जी. तो आपको बताना है कि प्रबंध पोर्टल किससे रिलेटेड है. लेट मी टेल यू द आंसर. ऑन द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एजुकेशन. एजुकेशन से रिलेटेड है प्रबंध पोर्टल. प्रबंध का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम. इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू इनहांस एफिशिएंसी एंड मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समग्र शिक्षा. तो समग्र शिक्षा अभियान जो है उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए प्रबंध पोर्टल, जो कि प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग का काम करेगा. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपेरेंसी एज वेल एंड ऑल्सो फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द ओवरऑल समग्र शिक्षा अभियान. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस. आई होप आपसे कुछ बने भी होंगे, है ना, क्योंकि पहले दूसरे तो पॉलिटी से क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे. आई होप आपने कर लिए होंगे. अब देखते हैं हमने क्यों ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे दिए. तो पहला जो सवाल था नो कॉन्फिडेंस का, वो फ्रंट पेज की पहली खबर से ही है कि नो ट्रस्ट मोशन जो है या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो लोकसभा में एडमिट कर लिया गया है. ठीक है ना. एंड लोकसभा में एडमिट तो कर लिया गया है, पास होगा कि नहीं होगा ये सब तो बात की बात है, लेकिन एडमिट कर लिया गया है. अब आपको बता दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है उसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स आपको बता दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो एक तरीके से आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट होती है वो पावर में तभी तक
तक रह सकती है ओनली इफ इट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द हाउस, है ना, इलेक्टेड हाउस। तो जब तक आप मेजॉरिटी कमांड करते हैं इलेक्टेड हाउस में तभी तक आप वहां पे रह सकते हैं पावर में। आर्टिकल 75 का जो सब क्लॉज 3 है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है इट एम्बॉडीज दिस रूल बाय स्पेसिफाइंग दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है ना, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 जो है वो खुद कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू द लोकसभा रहेंगे। ठीक है ना, अब ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टेस्ट करने के लिए ही कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उनमें से एक मैकेनिज्म है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, तो क्या ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होल्ड करते हैं, इसी को टेस्ट करने का मैकेनिज्म जो है वो नो कॉन्फिडेंस मैकेनिज्म है। अब इसमें कोई भी लोकसभा एमपी जो है वो सपोर्ट ले सकता है 50 कोलिग्स का, 50 कोलिग्स का सपोर्ट चाहिए और किसी भी समय वो इंट्रोड्यूस कर सकता है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, तो 50 लोग का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद एक डिस्कशन होता है, MPs who support the motion highlight the government shortcomings। जो सपोर्ट करते हैं वो गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स है, कमियां बताते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ये पास नहीं होना चाहिए, अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो गवर्नमेंट हट जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग इसके फेवर में रहते हैं मोशन के वो गवर्नमेंट की कमियां बताते हैं और जो लोग अपोजिशन में रहते हैं गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स बताते हैं। ठीक है ना, इसके बाद एक वोट होता है, वोट के बाद फिर अगर गवर्नमेंट मोशन अगर पास हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट को खाली करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में मूव हो सकता है, राज्यसभा में मूव नहीं हो सकता है। याद रखिएगा पहली बार ये 1963 में मूव हुआ था, तब उस समय आचार्य JB कृपलानी ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसको मूव किया था। उसके बाद से अभी तक 26 नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुके हैं पार्लियामेंट में, इसको लेटेस्ट को काउंट नहीं करेंगे तो, है ना, 26 हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके पहले अभी 2023 से पहले 2018 में हुआ था जब TRS ने मूव किया था अगेंस्ट द नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो अगेन दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप आई हैव गिवन यू एम्पल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अगला है यहाँ पे साइटिंग FATF सेंटर अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू लेट मिश्रा कंटिन्यू एज ED चीफ। अब ED चीफ के रूप में संजय मिश्रा जी को कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि भैया FATF का रिव्यू चल रहा है ना। उनका ये कहना है कि FATF जो एक रिव्यू कर रही है एंड इस रिव्यू में जो संजय मिश्रा जी है उनका रोल काफी क्रिटिकल रहेगा। देयरफॉर काइंडली एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ संजय मिश्रा फ्रॉम जुलाई 31 टू मिड अक्टूबर। ठीक है ना, आप सबको पता होगा कि ED चीफ जो के रिगार्डिंग लॉज भी हैं हमारे यहाँ इंडिया में, और ये कहा गया कि जो एक्सटेंशन है वो 3 एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं 3 साल तक के लिए। संजय मिश्रा जी को 2 एक्सटेंशन ऑलरेडी दिए गए थे, तीसरा एक्सटेंशन था ये, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये खारिज कर दिया था एक्सटेंशन, इसका रीजन उन्होंने ये दिया था कि पिछले जो 2 एक्सटेंशन थे वो गलत तरीके से दिए गए थे, यानी कि प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉलो नहीं की गई थी। एक्सटेंशन देने के लिए एक रिकमेंडेशन होता है, उसमें एक कमेटी रहती है प्रॉपर, वो रिकमेंड करती है, उसके बाद एक्सटेंशन होना चाहिए। बट संजय कुमार मिश्रा जी के केस में ऐसा नहीं किया गया था, तो प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं फॉलो किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इसी कारण से उन्होंने जो एक्सटेंशन था ED चीफ का वो रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि 31 जुलाई तक का समय आपको दिया जाता है, 31 जुलाई तक आपको जो संजय मिश्रा जी उनको वैकेट करनी पड़ेगी अपनी पोस्ट। ठीक है, दिस वाज द थिंग व्हिच वाज देयर। एंड अभी इसीलिए गवर्नमेंट का कहना है कि भैया रिव्यू चल रहा है, चूंकि जो FATF का रिव्यू वो चल रहा है, इस कारण से काइंडली अलाउ अस टाइम, एंड इसी कारण से उन्होंने कहा है कि भैया संजय मिश्रा जी को कंटिन्यू करने दिया जाए एटलीस्ट मिड अक्टूबर तक। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है वो भी फ्रंट पेज की है, बिल प्रपोजेस बर्थ रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। अब इंडिया ने एक नया स्टेप लिया है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप बाय इंडिया टू जनरेट डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स। तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट करने का इंडिया ने सोचा है, और इट विल बी एन ऑल इनकम्पासिंग डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जॉब्स, पासपोर्ट्स और आधार, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जॉब्स के लिए, पासपोर्ट्स के लिए, आधार के लिए। इसके अलावा वोटर एनरोलमेंट हो या रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो, कहीं पे भी ये काम आ सकता है। अब इससे होगा क्या है कि इट विल अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है हमको डेट ऑफ बर्थ के लिए, प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, तो वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इट विल अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड वही होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये जो सारी चीज़ें वो इजीली रहेगा। एंड ये अभी जो नया बिल है उसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स
एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 है, ठीक है ना। इसका एक और इंपॉर्टेंस ये है कि द बिल प्रपोजेस टू मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट्स to register the birth and death on the center's civil registration system portal। तो जो बिल है वो कहता है कि भैया ऑब्लिगेटरी रहेगा स्टेट्स के लिए कि वो रजिस्टर करें द बर्थ एंड डेथ ऑन द सेंटर्स सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल है सेंटर का, वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा एंड डेटा जो है वो शेयर करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो सेंसस वाला काम है वो भी थोड़ा आसान होगा और उसमें भी प्रॉपर ज्यादा अच्छी हमको डेटा और ये सब ज्यादा एग्जैक्ट फिगर्स हमको मिल पाएंगे, ठीक है ना। एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है इट फंक्शंस अंडर द होम मिनिस्ट्री। ये भी आप याद रखिएगा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत काम करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा, ये जो सेंट्रल पोर्टल है जहां पे रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि एक सेंट्रलाइज रजिस्टर या सेंट्रलाइज कहना चाहिए डेटाबेस टाइप का प्रिपेयर हो जाएगा विच वुड हेल्प इन अपडेटिंग अदर डेटाबेसेस एंड इट विल रिजल्ट इन द एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड सोशल बेनिफिट। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब डेटा आपके पास ज्यादा एक्यूरेट रहेगा तो डेटा का एक्यूरेसी क्या करता है, इट विल हेल्प इन बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड सोशल बेनिफिट्स, है ना, वो सारी चीजें होंगी। इसके अलावा बिल ने एक और कहा है कि इट विल इंसर्ट प्रोविजंस फॉर डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक। जैसे अभी आपका प्रोसेस पता होगा, अभी जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जब बर्थ होता है तो उसके बाद एक पहले तो हॉस्पिटल आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट देता है और फिर उस सर्टिफिकेट को आप नगर निगम में ले जाकर के बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद वो जाकर के एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। अब इनका कहना है कि भैया एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स हो, मतलब कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन करो, हॉस्पिटल पे ही कर दो ऑन दैट एंड इसके बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो जाएगी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की, और ये पब्लिक को बेनिफिट भी करेगा, ज्यादा ईजी रहेगा, कम्बरसम नहीं रहेगा। एंड ये अप्लाई किसके ऊपर करेगा, इट विल अप्लाई टू ऑल दोज हु आर बॉर्न आफ्टर द बिल बिकम्स द लॉ। तो जब बिल लॉ बन जाएगा उसके बाद से जो लोग पैदा होंगे उनके ऊपर ये लागू होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इट प्रपोजेस टू कलेक्ट द आधार नंबर्स ऑफ द पेरेंट्स इन्फॉर्मेंट, है ना, एंड रजिस्ट्रेशन उसी के माध्यम से हो पाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इसके अलावा ये एडॉप्शन, अबैंडन्ड चाइल्ड, सरोगेट चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ सिंगल पेरेंट, अनवेड मदर, हर चीज में ज्यादा बेटर तरीके से आप ट्रैकिंग और ये सब कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस, आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो न्यूज है वो है लोकसभा पासेस द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। लोकसभा ने पास कर दिया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। अब इट हैज बीन पास, हालांकि काफी रिक्वेस्ट था या पैंडेमोनियम लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे ये शब्द लिखा ना पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, ये रिक्वेस्ट टाइप का था माहौल, लेकिन उसके बीच में लोकसभा ने पास कर दिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और बिना किसी चेंजेस के उन्होंने किया। जो फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था 29 मार्च को, उसके बाद कि काफी सारे चेंजेस सजेस्ट किए गए थे और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सारे चेंजेस देखे, उसके बाद बोला नहीं हम नहीं करेंगे कोई चेंज, है ना। तो ऐसा कह के उन्होंने जैसा ज्यों का त्यों जैसे थे वैसे कर दिया पास इसको, है ना। और इट हैज बीन अमेंडिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड किया है। अब देखो, पहले तो मैं आपको उसके बेसिक बहुत शॉर्ट में प्रोविजन बताऊं तो ये बिल कहता है कि यू विल नीड प्रायर परमिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, आपको प्रायर परमिशन चाहिए यूनियन गवर्नमेंट की फॉर डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अगर आपको डी रिजर्वेशन करना है फॉरेस्ट लैंड का तो आपको यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। इसके अलावा फॉरेस्ट लैंड का यूज किसी दूसरे पर्पस में करने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट परमिशन इज ऑल्सो नीडेड टू लीज द फॉरेस्ट लैंड टू द प्राइवेट एंटिटीज। फॉरेस्ट लैंड को प्राइवेट एंटिटीज को लीज करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, ठीक है ना। ये परमिशन वाला पार्ट हो गया। इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है इट विल एग्जेम्प्ट द लैंड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर। याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसका काफी लोग क्रिटिक भी कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया से 100 किलोमीटर के अंदर अगर कोई फॉरेस्ट है तो
तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स या रोड साइड एम्यूनिटीज या पब्लिक रोड्स बनाई जा सकती हैं। पहले हालांकि एग्जेम्पशन नहीं था, पहले जो था फॉरेस्ट लैंड को किसी तरीके से आपको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते थे या उसके लिए आपको एटलीस्ट परमिशन चाहिए रहती थी। बट अभी इन्होंने ये कह दिया कि अगर वो 100 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर है, बॉर्डर एरिया से 100 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर है, तो फिर आप उसका यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग स्मॉल रोड साइड एम्यूनिटीज, पब्लिक रोड्स या नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ये सब चीजें कर सकते हैं। हालांकि स्टेट जो है, सिविल सोसाइटीज जो है, उन्होंने ये कहा है कि 1996 में एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जिसका यहां पे जिक्र भी किया गया। लेट मी टेल यू दैट जजमेंट एज वेल। ये देखो लिखा है गोडा वर्मन केस, याद रखिएगा, यू विल रिमेंबर दिस केस, लिख लीजिए अपने नोट्स में जहां पे भी आप लिख रहे हैं। 1996 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, गोडा वर्मन केस, जहां पे उन्होंने फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि भैया उसको हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको डाइवर्ट नहीं करना है दूसरे पर्पसेस में। तो उनका ये कहना है कि मतलब ये जो गोडा वर्मन केस में जजमेंट था उसको वायलेट कर रहा है ये जजमेंट जो है, और ये जो लॉ है। और ऑब्वियसली बात है, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए जो एक एग्जेम्पशन डाला गया है उसका काफ़ी मिसयूज़ किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उससे फॉरेस्ट लैंड और फॉरेस्ट राइट जो ट्राइबल राइट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, और ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा एक और चीज है कि इसका जो नाम बदला गया है, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कहा गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट किया जा रहा है इसका नाम, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम किया गया है। तो इसका जो काफी स्टेट्स ने ये कहा कि ये नॉन इंक्लूसिव है एंड इट हैज लेफ्ट आउट मेनी द नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन इन द साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट, इनका ये कहना है। ठीक है ना। एंड उनका ये भी कहना है कि जो बॉर्डर एरिया के नियर फॉरेस्ट लैंड है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। तो ये कुछ डर हैं, ये जो कुछ मतलब कहना चाहिए क्रिटिक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा सेंटर मूव्स बिल टू नॉमिनेट 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स टू द असेंबली। तो जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरेटरी असेंबली है, वहां पे सेंटर हैज मूव्ड अ बिल टू नॉमिनेट 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स टू द असेंबली। 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को इंक्लूड करने के लिए ये बिल पास किया जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, बिल इसलिए पास किया जाएगा क्योंकि अब वो यूटी हो चुका है, यूनियन टेरेटरी है ना। एंड आपको पता होगा कि आर्टिकल 360 जो था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था पार्लियामेंट इन अगस्त 2019, अगस्त 2019 में किया गया था। एंड द स्टेट वाज बाइफरकेटेड इनटू 2 यूटीज। एक तो यूटी थी जम्मू कश्मीर की एंड दूसरी थी लद्दाख की। हालांकि लद्दाख को असेंबली नहीं दी गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को असेंबली दी गई थी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यहाँ पे जो प्रपोजल है वो ये है कि कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी जो है, यानी कि ऐसी कम्युनिटी के लोग जो माइग्रेट हुए थे व्हेन मिलिटेंसी वाज एट इट्स पीक इन 1989-90 एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको उनमें से 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा एज द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वन ऑफ देम विल बी अ वुमेन, एक उनमें से वुमेन होगी। इट ऑल्सो प्रपोजेस टू नॉमिनेट 1 मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर who was displaced in 1947-48 या 1965 या 1971, है ना। इन वॉर्स के दौरान जो पीओके से मतलब माइग्रेट हुआ होगा, उनमें से भी एक को नॉमिनेट किया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा जो इशू है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। पेशेंट अटैक्स गंगाराम न्यूरो सर्जन। आप सब राजेंद्र नगर में जो रहते हैं ORN में, आप सबको पता होगा कि गंगाराम हॉस्पिटल है वहीं पे एक डॉक्टर के ऊपर अटैक किया गया। इसलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं भाई एक सेंट्रल एक्ट की जरूरत है जो कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करके रखे, है ना। ऑब्वियसली बात है, कोविड के टाइम पे ये प्रोटेक्शन दिया गया था। आप सबको याद होगा उस समय गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 को, है ना। एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट एक्ट 2000, और ये 2020 में लाया गया था। इट वॉज ब्रॉट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर पर्सनल फ्रॉम एक्ट ऑफ वायलेंस। उस समय जो हेल्थ केयर पर्सनल थे उनको एक्ट ऑफ वायलेंस से बचाने के लिए ये लाया गया था। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो रूल्स वर मूव्ड एंड रिमूव्ड एंड डॉक्टर्स वर लेफ्ट टू बी सेफगार्ड देमसेल्व्स, है ना। डॉक्टर्स को फिर उनके हाल पे ही छोड़ दिया गया। तो ऑब्वियसली बात है, इस कारण से डॉक्टर्स चाहते हैं कि एक सेंट्रल एक्ट लाया जाए जिससे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है शेडिंग मोर लाइट ऑन द डेट डिलेमा।
अब यहाँ पे ओवरऑल पहले एक चीज समझो कि क्या क्यों ये आर्टिकल लिखा गया है। ऑथर ने आर्टिकल इसलिए लिखा है क्योंकि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है, सारी चीजें हैं, लेकिन ऑथर का ये कहना है, जो एम गोविंद राव जी हैं, ये मेंबर रह चुके हैं 14th फाइनेंस कमीशन के, इसके अलावा ये करेंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ब्रिकवर रेटिंग्स के। तो इनका ये कहना है कि जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है या जो पब्लिक डेट है वो काफी ज्यादा, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर इंडिया, है ना। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट या फिर जो हमारी बोरोइंग्स है या फिर जो हमारी पब्लिक डेट है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स एन अनसस्टेनेबल लेवल, बहुत ज्यादा है। एंड जब वो बहुत ज्यादा रहती है पब्लिक डेट, तो उससे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। वो इश्यूज क्या क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और पब्लिक डेट या जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम नंबर्स देख लें। जैसा कि नंबर्स आप देखेंगे, पैंडेमिक हैज पुश्ड द एनवेलप फर्दर, मतलब कि एक तो हमारा ऑलरेडी सिचुएशन ठीक नहीं था पब्लिक डेट और फिस्कल डेफिसिट का, लेकिन जब पैंडेमिक आया तो उसने और ज़्यादा धकेल दिया हमारा जो डेट का वो था, एनवेलप था। एंड फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज्ड टू 13.3% एंड एग्रीगेट पब्लिक डेट वाज 89.6%। तो आप देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट हमारा 13.3% तक चला गया एंड एग्रीगेट पब्लिक डेट जो थी वो 89.6% तक जा चुकी है, ठीक है ना। अब हालांकि इकोनॉमी रिकवरी पे है, पैंडेमिक के बाद थोड़ा थोड़ा कम हुई चीज़ें, 13.3 से घट करके जो फिस्कल डेफिसिट है वो 8.9% पर आया, और जो पब्लिक डेट था वो 89.6% से घट करके 85.7% पे आया, ठीक है ना। तो अब ऑथर ने बताया कि ये सारे नंबर्स तो हैं, लेकिन क्या कॉस्ट है हाई डेफिसिट की या हाई डेट की इकोनॉमी में, वो हम देख लेते हैं क्या उसके इश्यूज हैं। सबसे पहला ऑथर ने कहा कि जो एवरेज इंटरेस्ट पेमेंट है, भाई जब डेट ज़्यादा होगा, आप जब किसी से उधार लेते हो तो आप उसको इंटरेस्ट पेमेंट करते हो कि नहीं करते, ठीक है ना। तो उनका ये कहना है, ऑथर का कहना है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो लगभग 5% ऑफ द GDP है हमारी समय। इट इज 5% ऑफ द GDP एंड 25% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो हम एवरेज इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो 5% ऑफ द GDP कर रहे हैं। अब 5% अगर हमारा सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कहाँ का एक्सपेंडिचर घट रहा है, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का। तो इन दोनों के एक्सपेंडिचर को अगर हम जोड़ दें, इफ वी ऐड द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ, वी विल नॉट गेट अ नंबर क्लोज टू 5%। हमको 5% नहीं मिल पाएगा, है ना। और ऐसे में हम ऑलरेडी 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज द फर्स्ट इश्यू जो ऑथर ने कहा है। और जब आप इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करते हो तो जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में या ह्यूमन डेवलपमेंट में या इमर्जिंग प्रायोरिटीज़ पे, वो नहीं हो पाता, है ना। आप ग्रीन ट्रांजिशन आपको करना है, आपको हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है, आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, बट 5% तो आप ऑलरेडी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो हाई डेट के कारण वो क्राउड आउट हो जाता है ना, वो नहीं हो पाता। दूसरा ऑथर ने कहा है कि हाई लेवल्स ऑफ डेट मेक इट डिफिकल्ट टू कैलिब्रेट द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी एंड कंस्ट्रेन द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू शॉक्स। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप डेट पेमेंट ज्यादा करोगे, जब आप फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप कोई ऐसे मेजर नहीं ले सकते जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मतलब आपके काम आए, या कोई शॉक वाली सिचुएशन हो तो उससे रिस्पॉन्ड करने के काम आए, ठीक है ना। तो शॉक के सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना भी कठिन हो जाता है। तीसरा ऑथर का कहना है द डेट मार्केट इन इंडिया इज largely captive and mainly the commercial banks and insurance companies participating in it to meet the SLR requirement, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है हमारे इंडिया का जो कैश रिजर्व रेशियो है 4.5% है, SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है, NDTL का, NDTL यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। NDTL हर 15 दिन में कैलकुलेट होता है, ये भी आपको बता दूं, हर 15 दिन में बैंक्स कैलकुलेट करती हैं, उसी के बेसिस पे 4% 4.5% CRR उनको अलग रखना पड़ता है RBI के पास, ताकि उसको लोन में ना दें। और SLR में उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ऑब्वियस सी बात है गोल्ड के फॉर्म में या सीधे कैश के फॉर्म में रख सकते हैं SLR में, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये दीज थिंग्स आर देयर। तो ऑथर का ये कहना है कि जो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी स्क्वीज्ड अप हैं, बैंक्स भी लेंडिंग कम कर सकते हैं, ऐसे में पब्लिक डेट इतनी ज़्यादा रहेगी तो वो भी इकोनॉमी के लिए अनसस्टेनेबल रहेगा, दैट विल बी अनसस्टेनेबल फॉर द इकोनॉमी। और जो एक्सटर्नल बोरोइंग है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है ना, जब ये रेशियोज इतने रहते हैं और आप जब इतना डेट लेने लगते हो तो। और चौथा जो ऑथर ने बताया कि आज का जो डेट है वो कल का टैक्स बनेगा, टुडेज बोरोइंग इज टुमारोज टैक्स,
ठीक है ना। तो आज का जो बोरोइंग है कल का टैक्स बनेगा, तो ऑब्वियसली जो बर्डन है वो किसके ऊपर है, वो द बर्डन विल बी ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो ये बर्डन आप दूर कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस दिस। तो ऑथर का कहना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फास्ट पेसिंग ऑफ द फिस्कल कंसोलिडेशन। आपको सबसे पहले किधर मूव करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मूव टुवर्ड्स द फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ। फिस्कल कंसोलिडेशन, अब फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको जो आपके बोरोइंग्स हैं उनको कम करने हैं, आपको अपना एक्सपेंडिचर थोड़ा प्रून करना है, मतलब थोड़ा रेशनल तरीके से एडजस्ट करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें ऐसी चीज़ में, अननेसेसरी चीज़ में, फी वेवर्स या फ्री वेवर जो करते हैं, फ्रीबीज जो गवर्नमेंट बांटती कई बार, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना। जैसे घर बैठे आपको 1,000 रुपये दे देंगे, घर बैठे आपको 2,000 दे देंगे, चुनाव जीतने के लिए तो कुछ भी करते रहते हैं। तो ये सब भी आज के इन सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, बोरो ही कर रहे हैं ना वो लोग कहीं ना कहीं से, और यही बोरोइंग जो रहेगी कल को डेट बढ़ाएगी और फिर नुकसान करेगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच आर द थिंग, एंड इसी को ऑथर ने कहा कि हमको कम करने की ज़रूरत है और एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स ना करें। जो संस्थाएं सही से नहीं काम कर रही हैं उनको ज़बरदस्ती बार बार पैसा ना घुमाएं। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर इन दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द एडिटोरियल, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो आर्टिकल है वो लिखा गया है माँ जिया के द्वारा, एंड शी इज फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ चाइना इन इंडिया। एससीओ के बारे में उन्होंने लिखा कि एससीओ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा दिखता है, कंघी चोटी करके बैठा रहता है, बहुत अच्छा है, मतलब कुल मिला के एससीओ की बहुत तारीफ की गई है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, चाइना का बच्चा है एससीओ, इसलिए चाइना ज़रूर इसकी तारीफ करेगा और इसी को एक अच्छे ग्रुपिंग के रूप में आगे बढ़ाएगा। हाँ, अब उन्होंने लपेट के बोला, जैसे एससीओ के बारे में उन्होंने कहा कि रिसेंटली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया था और उसमें हमने बहुत सारी कस्में खाई कि हम रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करेंगे, कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ईरान को फुल एससीओ मेंबरशिप भी ग्रांट कर दी गई। इसके अलावा बेलारूस के साथ एमओओ यानी कि मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया गया कि बेलारूस को एससीओ का मेंबर के रूप में ज्वाइन कराया जाएगा। इसके अलावा एससीओ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट किया गया फॉर द पीरियड ऑफ 2030, है ना, 2030 तक के लिए एससीओ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी साइन किया गया। तो ऑथर ने यही कहा है कि भैया कुल मिलाकर के जो एससीओ फैमिली है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है और इसकी वाइटैलिटी भी बढ़ती जा रही है ना। और ऑथर ने कहा कि भैया वर्ल्ड एक ऐसे समय में है जहाँ काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड शॉर्टेज है, क्लाइमेट चेंज है। ऐसे में हमको ज़रूरत क्या है कि हम सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें और इस तरीके से मतलब पावर पॉलिटिक्स के गेम में ना खेलें, है ना, अपने आइडियोलॉजिकल कंटेस्ट ना लड़ें, तब जा करके हम काम कर पाएंगे। और ये कैसे दूर होगा, ये मल्टीलेटरलिज्म से दूर होगा और एससीओ उसी का एक तरीका है ना। ऑब्वियसली बात है, दैट इज द थिंग व्हिच द ऑथर सेज। एंड एससीओ के बारे में उन्होंने कहा इट्स द गार्डियन एंड कंट्रीब्यूटर ऑफ रीजनल पीस स्टेबिलिटी, है ना, गार्डियन है रीजनल पीस का, स्टेबिलिटी का। एंड हमको क्या करने की ज़रूरत है, सॉलिडारिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, कॉमन सिक्योरिटी के लिए, तभी हम काम कर पाएंगे। और चाइना के लिए तो उन्होंने कहा कि भाई चाइना दूध का धुला हुआ है, हाँ बिल्कुल, एकदम एक दूसरे के साथ बहुत सम्मान से बात करता है ना, पीछे घूमो तो भले पीछे से झापड़ लगा दे लेकिन आगे से वो बहुत प्यार से बात करता है। एंड उनका ये कहना है कि वी नीड टू परस्यू कोऑपरेशन इन द डिजिटल, बायोलॉजिकल, आउटर स्पेस सिक्योरिटी, फैसिलिटेट पॉलिटिकल सेटलमेंट। ऑब्वियसली बात है, कुल मिलाकर के एक तरीके से जैसे अमेरिका एशिया पैसिफिक की, क्वाड की, है ना, I2U2 इन सब की बात करेगा, वैसे ही चाइना एससीओ की बात करेगा और मेंबरशिप बढ़ाने की बात करेगा। जो साउथ कोलैबोरेशन है उसमें भी चाइना अपनी लीडरशिप दिखाना चाहता है, इसलिए कह रहा था कि भैया साउथ अफ्रीका के साथ भी हम कोलैबोरेट करेंगे, हम इंडिया के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे, हम ब्राज़ील के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे। ब्रिक्स का ऑलरेडी मेंबर है चाइना, ये आपको पता होगा। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, तो यहाँ तो ऐसी न्यूज़ नहीं दिख रही थी।
हाँ, दिस इज द थिंग। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंसेस अ मैनग्रूव सेल। अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक मैनग्रूव सेल बनाएंगे। वेस्ट बंगाल इज होम टू अबाउट 40% ऑफ द मैनग्रूव फॉरेस्ट इन इंडिया। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल जो है इट इज होम टू अबाउट 40% ऑफ द मैनग्रूव्स इन इंडिया। सुंदरबन का जो एरिया है दैट इज स्पेशली दैट एरिया, है ना। अब वो कह रहे हैं कि वो मैनग्रूव सेल बनाएंगे स्टेट में। एंड क्यों कहा उन्होंने? इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रूव इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रूव इकोसिस्टम। ऑब्वियसली बात है, इसका काम यही रहेगा कि कंटिन्यूटी लाई जाएगी टू द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द मैनग्रूव मैनेजमेंट। सबसे बड़े मैनग्रूव्स इंडिया के सुंदरबन रीजन में ही है। मैनग्रूव्स के बारे में कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे न्यूमेटोफोर्स पता होने चाहिए, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ब्रीदिंग सिस्टम होता है, ब्रीदिंग रूट्स होते हैं वहाँ पे, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। गवर्नमेंट की एक दो स्कीम्स के बारे में बता दूँ। मिस्टी स्कीम आपको पता होगा, मिस्टी स्कीम के बारे में। मिस्टी का फुल फॉर्म है मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। याद रखिएगा, मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। एंड इसके अलावा एक इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव भी है मैनग्रूव प्रोटेक्शन के लिए, वो है मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट। लिख लीजिएगा, मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इट वॉज लॉन्च्ड एट द 27th सेशन ऑफ COP 27 में लॉन्च किया गया था मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट, और इंडिया इसका पार्टनर भी है। इट वॉज इनिशिएटिव लेड बाय UAE एंड इंडोनेशिया। इसको लीड किया था UAE और इंडोनेशिया ने इसको लीड किया था इस इनिशिएटिव को। इंडिया इसका हालांकि पार्टनर है, मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसमें और मेंबर्स भी हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है। एंड इट सीक्स टू एजुकेट and spread awareness worldwide on the role of mangrove in curbing global warming and its potential as a solution for climate change, ठीक है ना। तो ये एजुकेट करता है, स्प्रेड करता है अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑन द रोल ऑफ मैनग्रोव्स इन कर्विंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स पोटेंशियल एज अ सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। करेंटली अगर हम मैनग्रोव्स की बात करें तो साउथ एशिया हाउसेज सम ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ मैनग्रोव्स ग्लोबली। Indonesia hosts 1/5 of the overall amount and India holds around 3% of South Asia's mangrove population, ठीक है ना। तो मैनग्रोव की साउथ एशिया की 3% तो इंडिया में ही होल्ड करके रखे हैं हमने। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा सुंदरबन वेस्ट बंगाल में जो है, अंडमान रीजन हो गया, कच्छ हो गया, जामनगर हो गया गुजरात का, यहाँ पे बहुत सारा मैनग्रोव कवर है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यूनेस्को इंडोर्सेस बैनिंग स्मार्टफोन्स इन स्कूल्स। यूनेस्को ने कहा है कि भैया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो अनक्रिटिकल रश है टुवर्ड्स डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द एजुकेशनल सेटिंग्स, वो हमको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको क्या लिखा है इन्होंने? द रश टुवर्ड्स डिजिटल प्रोडक्ट, हाँ, अनक्रिटिकल रश टुवर्ड्स, है ना। मैं उनका कहना है कि भैया बहुत सोचा समझा रश नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बोल रहे हो कि यूज़ करना है, आप बोल रहे हो एजुकेशन पूरा डिजिटाइज कर देंगे। ऑथर का कहना है कि कोई सपोर्ट नहीं है इसके, कोई लॉजिक नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आपको ये अनक्रिटिकल रश जो है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स लाओ, वो बंद करना पड़ेगा। और कम से कम 17 साल तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल में ना लेकर के आएँ, क्योंकि उनका ये कहना है कि इसके तो एविडेंस नहीं मिले कि इसका कोई यूज़ है। हाँ, इसके मिसयूज़ का ज़रूर एविडेंस मिला हुआ है कि जब हायर स्क्रीन टाइम होता है तो पुअर वेलबींग होता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, लेस क्यूरियोसिटी होती है, लेस सेल्फ कंट्रोल होता है, इमोशनल एंजाइटी बढ़ती है एंड डिप्रेशन बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं और जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव करोगे तो जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो बढ़ जाएगी। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो लोग इतना ज़्यादा नहीं कमाते हैं वो फिर एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो लो इनकम कंट्रीज़ के लिए, जो लो इनकम पीपल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है ना। एंड इनका ये भी कहना है कि जो SDG 4 टारगेट्स हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाएंगे जो लोग, जिनके पास इतनी इनकम नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अनदर मेजर कंसर्न इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन वाज दैट चिल्ड्रंस प्राइवेसी, है ना। तो चिल्ड्रंस की जो प्राइवेसी है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जब आप बहुत ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हो। मेनी चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड, है ना, टू दिस प्राइवेसी इशूज एंड ऑल। उनको पता भी नहीं, इतनी समझ भी नहीं है और वो बिल्कुल ओके कर देते हैं। तो जब तक चिल्ड्रन डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं आ जाते, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स नहीं आ जाते, तब तक ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है और बच्चों को बुक से पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
अब ताइवान ने एक ड्रिल की है, पहली आर्मी ड्रिल है एयरपोर्ट पे, ठीक है ना। तो ताइवान ने की है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको नाम पता है, ताओ युआन, ये जगह देख लो, ताओ युआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ताइवान की जगह है, ठीक है ना। ताओ युआन, दिस इज अ प्लेस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ ताइवान, इसलिए मैंने आपको बताया भी, है ना, इसको देख लेना। दूसरी है, इजराइल के टॉप कोर्ट विल हियर पिटिशंस अगेंस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंटेंशियस जुडिशियल ओवरऑल। अब आपको पता होगा कि जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है उसने इजराइल में जुडिशियल सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, मतलब कि जो जुडिशरी का जो पावर था कि वो एग्जीक्यूटिव में दखल अंदाजी कर सके या एक चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है ना। इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे उसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे उनके किसी लॉ को चेंज ना कर पाए या रोक ना पाए। तो फॉर दैट रीजन दे आर ओवरहॉलिंग दिस सिस्टम। एंड अब क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई ऑब्वियसली इट इज अ ब्लो टू डेमोक्रेसी, है ना। इजराइल की जुडिशरी जो है वो प्राइमरी चेक है ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और वही पावर आप छीने ले रहे हो गवर्नमेंट के लॉज के ऊपर। एक सुपरविजन का जो पावर है, उसको मॉनिटरिंग का जो पावर है वो आप छीन ले रहे हो, तो दैट इज ऑफ नो यूज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, एक लास्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। स्पेस रेस इज अंडर में ऑन द कोरियन पेनिनसुला। अब कोरियन पेनिनसुला यानी कि जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, दोनों में एक रेस लगी हुई है। साउथ कोरिया ने पहली बार एक फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्च किया है, आप सबको पता होना चाहिए। इट हैज इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल टू प्लेस अ मिशन कैपेबल सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। और नॉर्थ कोरिया ने उसी समय एक लॉन्च कर दिया एक न्यू रॉकेट डिजाइन, ठीक है ना। तो साउथ कोरिया वाले का नाम समझ लो आप लोग क्या है, द नेम इज नूरी रॉकेट, है ना। साउथ कोरिया ने क्या लॉन्च किया है, नूरी रॉकेट, एंड कोरियन स्पेस एज का उन्होंने कहा कि आगाज हो चुका है। और नॉर्थ कोरिया जो है वो भी मतलब एक टोंगहे नाम की जगह है, सोहे नाम की जगह है, दोनों लिख लीजिए आप लोग, प्लीज राइट डाउन दीज टू, बोथ ऑफ दीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्योंकि जगहों वाले क्वेश्चन भी यूपीएससी बहुत पूछता है। एक आपको क्या टोंगहे दिख रहा है, एक सोहे दिख रहा है, दीज आर ऑन द वेस्ट कोस्ट, है ना। ईस्टर्न साइड है टोंगहे एंड सोहे है वेस्टर्न साइड पे। तो ये जगह है उनका जो था वो चोलिमा नाम था उनका, चोलिमा। चोलिमा इज फ्रॉम द नॉर्थ कोरिया, ठीक है ना। तो चोलिमा 1 वाज फ्रॉम द नॉर्थ कोरिया, नूरी इज फ्रॉम द साउथ कोरिया। जगहें दोनों मैंने आपको बता दिया, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। न्यू क्लू टू FRBs मिस्टीरियस रेडियो फ्लैशेस फ्रॉम द स्पेस। FRBs तो आपको पता है, फास्ट रेडियो बर्स्ट, मैंने कई बार आपको बताया फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। फास्ट रेडियो बर्स्ट आर बेसिकली ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट दैट अपीयर फॉर अ फ्यू मिलीसेकंड एंड देन दे वैनिश, ठीक है ना। FRBs क्या होते हैं, दे आर ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट, दे अपीयर फॉर अ फ्यू मिलीसेकंड एंड देन दे वैनिश। FRBs पहली बार डिस्कवर हुई थी 2007 में। उसके बाद से अभी तक 140 ऐसे फिनोमिनाज हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, दे आर मेनी सजेशंस हैव बीन देयर, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है सोर्सेज, लेकिन ये कहते हैं कि जो सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार का लेफ्ट ओवर होता है, या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो बचता है, या फिर मैग्नीटर्स मतलब कि न्यूट्रॉन स्टार विद अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीटर्स क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो न्यूट्रॉन स्टार बट दे हैव अ अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वहां से वो जनरेट होते हैं, ठीक है ना। फास्ट रेडियो बर्स्ट, मैग्नेटर भी एक तरीके का रेडियो बर्स्ट ही, न्यूट्रॉन स्टार ही है। एंड दे आर वेरी पावरफुल मैग्नेट्स इन द कॉस्मॉस, मतलब कॉस्मॉस के सबसे पावरफुल मैग्नेट्स मैग्नीटर्स होते हैं। एंड कहते हैं कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड 5000 ट्रिलियन टाइम्स पावरफुल होती है अर्थ से। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।